चैप्टर सेकंड है हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, यानी हम अपने आसपास जो भी पदार्थ देखते हैं वो शुद्ध हैं या नहीं हैं, उसके बारे में ये चैप्टर बताता है। जैसे हम कैसे जान सकते हैं कि बाजार में खरीदा हुआ दूध, घी, मक्खन, नमक, मसाला या मिनरल जल होता है जो बोतलों में हम पानी पीते हैं, उसे बोलते हैं मिनरल वाटर, मिनरल जल, और जूस शुद्ध है। तो जैसे हम कई बार अगर हम अशुद्ध चीज़ खा लेते हैं तो हम बीमार पड़ सकते हैं। तो हमें ये जानना चाहिए कि कोई भी चीज़ शुद्ध है या नहीं है, उसका विधि हमें पता होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि कोई भी पदार्थ शुद्ध है, उसकी हम कैसे यहाँ पर जाँच करें। जैसे कि शुद्ध नमक के बारे में क्या बताया जाता है? शुद्ध नमक के बारे में बताया जाता है एक्स्ट्रा फ्री सॉल्ट, यानी शुद्ध नमक के बारे में क्या बताता है? एक्स्ट्रा फ्री सॉल्ट, जिसके अंदर आयोडीन की पर्याप्त मात्रा हो, क्योंकि नमक से हमें क्या मिलता है? आयोडीन मिलता है। शुद्ध घी के बारे में बताया जाता है। शुद्ध दूध है तो शुद्ध दूध को भी चेक करने के यहाँ पर उपकरण आते हैं। जैसे रसोई में उपयोग होने वाली ये कुछ वस्तुएं हैं, कौन कौन सी वस्तु बता रखी हैं? पहला है शुद्ध नमक, यानी नमक शुद्ध होना चाहिए अगर हम रसोई में काम ले रहे हैं। अगर रसोई के अंदर घी हम काम में ले रहे हैं तो घी शुद्ध होना चाहिए। अगर तेल भी ले रहे हैं तो तेल भी शुद्ध होना चाहिए। दूध हम ले रहे हैं तो दूध भी हमारे पास में शुद्ध होना चाहिए। जैसे क्या आपने कभी इन खाने वाले पदार्थों के डिब्बों के ऊपर शुद्ध शब्द पर ध्यान दिया है? क्योंकि ये लिखते हैं कि शुद्ध घी है, शुद्ध दूध है, तो ये शुद्ध शब्द क्यों इस्तेमाल किया जाता है? ये बताया जाता है कि ये चीज़ शुद्ध है। अब कई बार ऊपर लिखा होता है शुद्ध, लेकिन अशुद्ध हो सकता है, तो उसकी हमें चेक करना आना चाहिए। तो एक साधारण व्यक्ति के लिए शुद्ध का अर्थ होता है कि पदार्थ में कोई मिलावट न हो, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए ये सभी वस्तुएं विभिन्न पदार्थों के मिश्रण हैं, अतः शुद्ध नहीं है। उदाहरण के लिए हम बात करें, दूध, जल, वसा, प्रोटीन आदि का मिश्रण है। तो दूध के अंदर क्या है? दूध के अंदर तीन चीजें पाई जाती हैं। एक तो दूध के अंदर जल पाया जाता है, तो दूध के अंदर 80 से 90% या 80 से 85% क्या होता है? जल होता है। जैसे 1 किलो दूध में हम बात करें, 1 किलो दूध में कम से कम 800 ग्राम, शुद्ध दूध के अंदर भी 800 ग्राम क्या होता है? जल होता है। और फिर बाकी यहाँ पर दूध में वसा होती है, दूध के अंदर प्रोटीन भी होता है, यानी ये इन तीन चीज़ों का मिश्रण है, ऐसी चीज़ों का मिश्रण है ये। जब एक वैज्ञानिक किसी पदार्थ को शुद्ध कहता है तो इसका तात्पर्य है कि उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हैं, यानी कि उनमें आपस में क्या हो नहीं होगी? रिएक्शन नहीं होगी, समान रासायनिक प्रकृति की। तो वैज्ञानिक क्या परिभाषा देते हैं किसी पदार्थ की शुद्ध होने की? वो बताते हैं कि कोई भी पदार्थ शुद्ध तब हो सकता है जब उसके अंदर समान रासायनिक प्रकृति के कण हों। एक शुद्ध प्रकार पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो पाते हैं कि सभी पदार्थ दो या दो से अधिक शुद्ध अवयवों के मिलने से बनते हैं। जैसे कि हम बात करें समुद्र का जल, दो या दो से अवयवों के मिलने से बनता है। दो या दो से अधिक शुद्ध अवयव जब मिलकर के बनाते हैं तो यहाँ पर जैसे समुद्र का जल बनता है। खनिज है, खनिज इस तरीके से बनता है। मिट्टी है, ये सभी क्या है? मिश्रण है। तो मिश्रण क्या होते हैं? दो या दो से अधिक शुद्ध अवयवों के मिलने से बने हुए जो तत्व हैं या पदार्थ हैं वो मिश्रण कहलाते हैं। अब मिश्रण की परिभाषा हम देखें। मिश्रण एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है। जैसे कि हम बात करें जल की, जल के अंदर जल का सूत्र क्या होता है? H2O होता है जल का अंदर वैसे। और वैसे जल का ये सूत्र है, इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला हुआ होता है। लेकिन जल के अंदर घुले हुए क्या होते हैं? सोडियम क्लोराइड का वाष्पीकरण या हम आसवन विधि के द्वारा जल से पृथक किया जा सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं? सोडियम क्लोराइड जो जल के अंदर पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड जो नमक होता है, जैसे कि खारे पानी से हम नमक बनाते हैं, खारे पानी की झीलों से नमक बनाया जाता है। जैसे कि राजस्थान में कहाँ से नमक बनाया जाता है? सांबर झील से, जो कि कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। तो यहाँ पर जैसे कि सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड कहाँ से प्राप्त किया जाता है? वाष्पीकरण से प्राप्त किया जाता है। वाष्पीकरण या फिर आसवन विधि किसके अंदर करते हैं? हम जल के अंदर। तो इससे हम सोडियम क्लोराइड प्राप्त करते हैं। यद्यपि सोडियम क्लोराइड अपने आप में एक शुद्ध पदार्थ है और इसे भौतिक विधि के द्वारा इसके रासायनिक अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता, यानी कोई भी ऐसा मेथड नहीं है जो सोडियम क्लोराइड को हम भौतिक विधि के द्वारा अलग अलग कर सके। इसी प्रकार चीनी एक पदार्थ है, क्योंकि यह एक ही प्रकार के शुद्ध अवयव रखता है, यानी चीनी के अंदर भी एक ही प्रकार के शुद्ध अवयव होते हैं। इनका यौगिक समान रहता है। तो जो अगर कोई भी पदार्थ एक ही प्रकार के शुद्ध अवयव से बना है
तो उनका यौगिक भी क्या होगा, समान होगा। पेय पदार्थ और मिट्टी में एक समान कण नहीं होते हैं। जैसे पेय पदार्थ जो होते हैं जिनको हम पी सकते हैं वो पदार्थ को कहलाते हैं पेय पदार्थ, और मिट्टी है, इन दोनों में एक समान कण विद्यमान नहीं होंगे। शुद्ध पदार्थ किसी भी स्रोत से प्राप्त हो, इसके अभिलाक्षणिक गुण एक समान होते हैं। अगर कोई शुद्ध पदार्थ हम कहीं से भी, किसी भी स्रोत मतलब कि वो खनिज से प्राप्त हो या फिर मिट्टी से प्राप्त हो या फिर कहीं और जगह से प्राप्त हो, उस जब कोई भी शुद्ध पदार्थ हम प्राप्त करते हैं, किसी भी स्रोत से हम प्राप्त करते हैं, तो उसके अभिलाक्षणिक गुण होते हैं, वो कहलाते हैं अभिलाक्षणिक गुण। तो उसके अभिलाक्षणिक गुण क्या होते हैं, एक समान होंगे। इस प्रकार हम कहते हैं कि मिश्रण में एक से अधिक शुद्ध पदार्थ होते हैं, अधिक शुद्ध पदार्थ होंगे। अब मिश्रण के प्रकारों की बात करें हम। अवयवों की प्रकृति के अनुसार विभिन्न प्रकार के मिश्रणों का निर्माण होता है। तो इस तरह मिश्रण के कई प्रकार हैं। जैसे कि हम बात करें, एक बीकर में क्या लिया हमने, 50 ml का जल लिया, यानी 50 मिलीलीटर हमने जल लिया एक बीकर में, और एक चम्मच इसमें कॉपर सल्फेट का चूर्ण लिया। तो एक चम्मच क्या लिया, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट को क्या बोलेंगे, Cu कॉपर, और सल्फेट हो गया SO4। तो ये कॉपर सल्फेट लिया, एक चम्मच में जल लिया। अब एक इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्पून, चम्मच CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट लिया। अब दूसरी जो समूह है वो इतना ही जल लेगा, जैसे पहले 50 ml जल लिया है, तो अब भी वह समूह भी यहाँ पर कितना लेगा, 50 ml जल लेगा, यानी 50 मिलीलीटर जल लेगा। और यहाँ पर 2 स्पून क्या लेगा, 2 चम्मच ये लेगा कॉपर सल्फेट CuSO4। अब कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट, या फिर हम कह सकते हैं साधारण नमक का सूत्र है सोडियम क्लोराइड NaCl। ये किसका सूत्र है, साधारण नमक का। तो ये साधारण नमक कहेगा, तो इसमें समूह सी, स और द में दें, यानी कि हम कह सकते हैं ए और ब समूह तो ये हो गए। स समूह में हम क्या लेते हैं, स समूह में यहाँ पर लेते हैं कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट को ही हम क्या कहते हैं, साधारण नमक, यानी NaCl, साधारण नमक। ये हम तीसरे समूह में लेंगे और चौथे समूह में लेंगे, यानी तीसरे समूह में कॉपर सल्फेट लेंगे और चौथे समूह में हम क्या लेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट या फिर साधारण नमक हम लेंगे। और दोनों को अवयवों को पृथक पृथक मात्रा में देंगे, जैसे कि अलग अलग मात्रा में। कॉपर सल्फेट भी हम अलग मात्रा में देंगे और पोटेशियम परमैंगनेट भी अलग मात्रा में देंगे। जैसे कि ए समूह और बे समूह में तो क्या लिया था हमने, जल बराबर लिया था, यानी 50 ml जल लिया था। अब तीसरा और चौथा समूह है, यानी स और द समूह है। स और द समूह में हम एक में कॉपर सल्फेट लेंगे और दूसरे में हम पोटेशियम परमैंगनेट यानी कि साधारण नमक लेंगे, और अब इनको अलग अलग मात्रा में रखेंगे। अब क्या करते हैं, अब पृथक पृथक समूह उन अवयवों को मिलाकर मिश्रण तैयार करते हैं। जैसे हमने 4 समूह बनाए थे अभी, ए, व, स, द। पहले में क्या लिया था, CuSO4 कॉपर सल्फेट प्लस जल लिया था। दूसरे में भी हमने कॉपर सल्फेट प्लस जल लिया था। तीसरे में हमने क्या लिया, कॉपर सल्फेट प्लस जल लिया। चौथे समूह में हम लिया था NaCl यानी कि साधारण नमक लिया था। अब इन अवयवों को अलग अलग हम मिलाएंगे, यानी कि चारों समूह में अलग अलग मिला देंगे। उनके रंग और बनावट के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार करेंगे, यानी उनके रंग में क्या हो रहा है। जैसे पहले समूह में हमने 1 चम्मच कॉपर सल्फेट लिया था, तो 1 चम्मच में कितना रंग परिवर्तन हो रहा है। 2 चम्मच लिया था दूसरे समूह में, 2 चम्मच में क्या परिवर्तन हो रहा है। तीसरे में हमने सिर्फ कॉपर सल्फेट लिया था, पोटेशियम परमैंगनेट लिया था। चौथे में हमने NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड साधारण नमक लिया था। तो इनके रंगों का अंतर हम देखेंगे यहाँ पर। तो ए और ब को एक मिश्रण प्राप्त होता है, इसकी बनावट यहाँ पर समान होती है। जैसे कि ए और ब में क्या लिया था, सिर्फ 1 चम्मच को 2 चम्मच किया था। इसका मतलब इनकी बनावट क्या रहेगी, समान रहेगी, क्योंकि कॉपर सल्फेट इसमें मिलाया है। इस तरह के मिलयन को हम क्या कहेंगे, एक सममांगी मिश्रण अथवा विलयन कहते हैं। तो ये जो है कॉपर सल्फेट को इसमें मिलाया है, ये जो पहला और दूसरा ग्रुप का है, इसको हम क्या कहेंगे, सममांगी मिश्रण कहेंगे, सममांगी मिश्रण। और दूसरा हम देखें, इस तरह के मिश्रण के कुछ अन्य उदाहरण भी ले सकते हैं। जैसे कि जल में नमक मिलाते हैं, तो जल में नमक मिलाते हैं, किसका उदाहरण है, सममांगी मिश्रण का उदाहरण है। दूसरा, जल में हम चीनी मिलाते हैं,
तो ये भी सममांगी मिश्रण का उदाहरण है। तो जल में नमक और जल में चीनी दोनों समूह से प्राप्त घोलों के रंगों की तुलना करेंगे। यद्यपि दोनों समूह के पास कॉपर सल्फेट का घोल है, लेकिन उन दोनों घोलों के रंगों की तीव्रता पृथक पृथक है। तो यहाँ पर पृथक संघटक रखते हैं। और फिर हम बात करते हैं समूह स और द की। यानी समूह स और द में क्या लिया था हमने, साधारण नमक और पोटेशियम परमैंगनेट लिया था। तो समूह स और द ने जो मिश्रण प्राप्त किया है उनके अंश भौतिक दृष्टि से पृथक है, यानी कि उसमें जो रंग दिखाई दे रहा है वो भौतिक दृष्टि से अलग है। इस तरह के मिश्रण को हम क्या कहेंगे, विषमांगी मिश्रण कहते हैं। यानी पोटेशियम परमैंगनेट NaCl और प्लस CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट को मिलाया, साधारण नमक और कॉपर सल्फेट को मिलाया है, तो इसको हम क्या कहेंगे, विषमांगी मिश्रण कहते हैं। सोडियम क्लोराइड और लोहे की छीलन, ये क्या है, विषमांगी मिश्रण के उदाहरण हैं। सोडियम क्लोराइड और लोहे की छीलन, या नमक और सल्फर हम ले सकते हैं। नमक क्या है हमारा, NaCl प्लस सल्फर, सल्फर होता है सिर्फ S, तो ये सल्फर भी हम मिलाएं, तो ये क्या है, विषमांगी मिश्रण के उदाहरण हैं। जल और तेल, क्योंकि जल और तेल भी आपस में, जल के ऊपर अगर तेल मला डालते हैं तो तेल क्या है, ऊपर तैरता रहता है, तो ये क्या रहेगा, विषमांगी मिश्रण, यानी कि ये आपस में मिलते नहीं हैं। अब हम बात करते हैं चारों समूह के बारे में, जैसे कि ए व स द, ये 4 समूह हमने बनाए थे। प्रत्येक समूह के नीचे नमूने में कुछ रख देंगे, जैसे कि समूह ए को कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल दे देंगे। यानी 4 समूह लिए हमने ए व स द, इसको दे देते हैं ABCD नाम। ए को हमने दिया क्या, कॉपर सल्फेट यानी CuSO4, ये ए को दिया है। व को हमने दिया है 1 चम्मच कॉपर सल्फेट, तो बी को हमने दिया है सिर्फ 1 चम्मच यानी 1 स्पून दे दिया क्या, कॉपर सल्फेट। सी को यानी से को हमने दिया है चाक का चूर्ण या फिर गेहूं का चूर्ण दे सकते हैं, तो सी को हमने दिया है चाक का चूर्ण। और डी को हमने क्या दिया है, डी को हमने दूध या स्याही की कुछ बूंदे दिए हैं, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर दूध दिया है, या फिर हम कह सकते हैं कि स्याही दी है। तो चारों को लगा दिया, पहले को कॉपर सल्फेट, दूसरे को 1 स्पून कॉपर सल्फेट, तीसरे को हमने चाक का चूर्ण, और चौथे को हमने दिया है दूध या स्याही की कुछ बूंदे। अब छात्रों को हम यहाँ पर क्या करें, इसके अंदर होते हैं प्रयोगशाला के अंदर, हम खुद अपनी आंखों से इनको देखते हैं। तो जैसे छात्रों को कांच की छड़ की सहायता से नमूने को जल में कहेंगे, यानी जो भी नमूना दिया है, जो कॉपर सल्फेट दिया है, चाक का चूर्ण दिया है और दूध दिया है, इनको हम जल में मिलाने की छात्रों को कहेंगे। क्या कण जल में दिखाई देते हैं, तो जो कण हमने मिलाए हैं, जल के अंदर हमने कॉपर सल्फेट डाला, जल के अंदर हमने 1 स्पून कॉपर सल्फेट डाला, जल के अंदर हमने चाक का चूर्ण डाला, जल के अंदर हमने दूध और स्याही डाली, तो क्या इनके रंग में कुछ परिवर्तन आ रहा है, क्या कण जल में दिखाई देते हैं। अब टॉर्च से प्रकाश की किरणों को बीकर पर डालेंगे, तो यानी टॉर्च जला करके जो बीकर पर हमने मिलाया है इनको, उन पर टॉर्च को डालेंगे, और फिर हम देखेंगे, इसको सामने से देखेंगे, यानी जो प्रकाश है उसको हम सामने से देखेंगे। जैसे कि ये हमारी क्या है, बोतल है जहाँ पर हमने ये विलयन मिलाया है। अब हम क्या करते हैं, इस बोतल में यहाँ से हम क्या जलाएंगे, टॉर्च जलाएंगे। जैसे कि यहाँ पर ये टॉर्च जलाई, इसका जो प्रकाश है इससे गुजरेगा, फिर हम भी देखना कहाँ से, इधर से देखना है कि ये प्रकाश हमें दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, तो हम इधर से देखेंगे। तो अब टॉर्च से प्रकाश की किरण को बीकर पर डालेंगे और सामने से देखेंगे, क्या प्रकाश की किरण का मार्ग दिखाई देता है, क्या हमें प्रकाश की किरण है यहाँ से इससे गुजरती हुई दिखाई दे रही है, ये हम देखेंगे। अब मिश्रण को कुछ समय तक शांत छोड़ देंगे, और इस बीच मिश्रण छानने वाले उपकरण को हम तैयार कर लेंगे। मिश्रण हमने शांत छोड़ दिया, क्या मिश्रण स्थिर है, यानी मिश्रण नीचे बैठ जाता है, उसके बारे में हम पता करेंगे, क्या मिश्रण स्थिर है। कुछ समय बाद कण नीचे बैठना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे कण नीचे बैठने लग जाते हैं। अब मिश्रण को छान लेंगे, क्या छानक पत्र पर कुछ शेष बचा है, तो यानी मिश्रण को जब हम छानेंगे, मिश्रण को किसे छानेंगे, कोई भी, जैसे कि यहाँ पर छानक पत्र या शंकु ले रखा है, शंकु से हमने मिश्रण को छाना है। तो जैसे यहाँ पर शंकु से मिश्रण को छानेंगे, तो क्या छने हुआ जो पात्र है, जैसे कपड़े से हम कोई चीज़ छानते हैं तो कचरा ऊपर रह जाता है, उसी तरीके से छानक से इसको छान रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कोई भी पदार्थ है जो मिश्रण हमने बनाया है, क्या वो छानक पत्र पर ऊपर रह गया है, जैसे कपड़े पर कोई गंदगी रह जाती है, उसी तरीके से यहाँ पर छानक पत्र पर कुछ ऊपर रह गया है। कक्षा में परिणामों पर चर्चा करेंगे, इस क्रिया का एक होता है,
तो समूह ए और वे क्या है, एक विलयन है। तो समूह ए और वे में क्या लिया था हमने, सिर्फ कॉपर सल्फेट लिया था। और समूह से है, समूह से आता है, तो समूह से को हमने यहाँ पर दिया था, क्या दिया था, चाक का चूर्ण दिया था। तो ए और वे तो यहाँ पर है, तो ये क्या है, निलंबन है। और तीसरे को दिए है हमने दूध और चाय की बूंदें, तो ये क्या कहलाएगा, कोलाइड विलयन। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि विलयन का उदाहरण क्या हो जाएगा, CuSO4। निलंबन का उदाहरण क्या हो जाएगा, यहाँ पर चाक का चूर्ण, चाक का चूर्ण। और कोलाइड विलयन है, कोलाइड विलयन का उदाहरण हो जाएगा जैसे कि दूध या फिर चाय की बूंदें, चाय की बूंदें। अब जैसे जो परख यूज करेंगे, तो जैसे यहाँ पर जो दिखाई गई है, ये क्या है, कांच की छड़, यानी कांच की छड़ से मिश्रण को हम मिला करके देखेंगे। छानक पत्र के साथ संलग्न कीप में निथरा हुआ द्रव, निथरा हुआ मतलब बोलते हैं जो छना हुआ द्रव है, वो यहाँ पर बताया गया है। ये कीप है जहाँ से ये छना है वो अंदर की साइड जाएगा, वो क्या कहलाएगा है। तो यहाँ पर ये छनक पात्र आ जाएगा। ये मुड़ा हुआ छनक पात्र, मुड़ा हुआ मतलब कि वर्क कर्व होता है, जिससे क्या है, स्पीड बढ़ जाती है, कोई भी कुछ छानते हैं तो स्पीड बढ़ जाती है। तो ये क्या है, छानने की प्रक्रिया का ये चित्र है, जिसको हम कहते हैं निस्यंदन। अब बात करते हैं हम इन विलयनों में निलंबनों और कोलाइड विलयनों के बारे में पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले प्रश्न क्या आता है, पदार्थ से आप क्या समझते हैं। तो पदार्थ है छोटे छोटे यौगिकों से मिलकर बना होता है। पदार्थ है समांगी होते हैं, विषमांगी होते हैं, किस तरीके से होते हैं। समांगी और विषमांगी में क्या अंतर होता है, तो समांगी में अंतर क्या होता है, क्योंकि इसमें एक ही प्रकार के अवयव से मिलकर बने होते हैं। विषमांगी है, विषमांगी अलग अलग में बने होते हैं। जैसे समांगी का उदाहरण हमने क्या लिया था, CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट। विषमांगी में हमने क्या लिया था, CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट के साथ में हमने क्या मिला दिया था, नमक मिला दिया था, यानी NaCl। तो इस तरीके से समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण में हो सकते हैं। अब बात करते हैं विलयन क्या है। तो जैसे विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है, तो वो विलयन की परिभाषा होती है कि दो या दो से अधिक पदार्थ क्या बनाते हैं, समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण मतलब उसमें एक ही प्रकार के अवयव यहाँ पर होते हैं। आज प्रतिदिन बहुत प्रकार के विलयनों को हम देखते हैं, जैसे कि नींबू सोडा विलयन का उदाहरण है, सोडा जल विलयन का उदाहरण है। ये हम कह सकते हैं कि ये विलयन के उदाहरण है। प्राय हम इन एक विलयन को किसी तरल पदार्थ के रूप में विचार कर सकते हैं। कोई भी विलयन को हम किसके रूप में विचार कर सकते हैं, कि वो विलयन क्या है, एक तरल पदार्थ है जिसमें ठोस, द्रव और गैस मिले हुए हैं। तो जो भी तरल पदार्थ है, जैसे हम तरल पदार्थ के, जैसे ही हमारे दिमाग में तरल पदार्थ आता है तो हम सिर्फ सोचते हैं कि द्रव है, लेकिन उसके अंदर ठोस भी रहता है। ठोस कैसे रहता है, कोई भी हम अवयव उसके अंदर मिलाते हैं, जैसे कि मान लो किसी जल में कॉपर सल्फेट मिलाया, तो कॉपर सल्फेट मिलाता है तो ये क्या बन जाता है, द्रव का रूप ले लेता है, लेकिन इसमें कॉपर सल्फेट है वो ठोस का रूप है। तो ठोस, द्रव और गैस तीनों यहाँ पर होती हैं। लेकिन प्रकृति में ठोस विलयन मिश्र धातु और गैसीय विलयन वायु में रहते हैं। तो प्रकृति में अगर ठोस धातु की बात करें तो ठोस धातु किसमें पाए जाते हैं, सिर्फ मिश्र धातु में पाए जाते हैं। और गैसीय विलयन की बात करें तो गैसीय विलयन किसमें पाया जाता है, सिर्फ वायु में पाया जाता है। एक विलयन के कणों में समांगिकता होती है, यानी कि समांगिक होते हैं। समांगी जो मिश्रण होता है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एक विलयन के जो कण है उसमें समांगिकता होती है। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं नींबू जल का स्वाद सदैव समान रहता है। तो नींबू जल है, उसका स्वाद है हमेशा एक जैसा ही रहेगा, समान ही रहेगा। और यह दर्शाता है कि विलयन में चीनी और नमक के कण समान रूप से वितरित होते हैं। तो कोई भी विलयन अगर हमने बनाया, चीनी प्लस नमक मिलाया, तो चीनी और नमक के जो विलयन हैं वो समान रूप से यहाँ पर वितरित होंगे, पानी के अंदर समान रूप से ये वितरित होते हैं। अब बात करते हैं मिश्र धातु क्या होती है। मिश्र धातु के अंदर क्या होगा, ये धातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं। मिश्र धातुएं क्या कहलाती हैं, धातुओं की समांगी मिश्रण जब हम बनाते हैं तो उससे क्या बनती है, मिश्र धातुएं बनती हैं, जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता। यानी मिश्रण धातुओं को हम भौतिक क्रिया के द्वारा अलग नहीं कर सकते, पृथक नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी मिश्र को यहाँ पर अलग नहीं कर सकते, फिर भी हम मिश्र धातुओं को क्या मानते हैं, मिश्रण मानते हैं, क्योंकि ये अपने घटकों के गुणों को दर्शाते हैं। जैसे कि पृथक पृथक संघटक रहते हैं, यानी कोई भी मिश्रण होता है उसमें पृथक पृथक संघटक रहते हैं।
मिश्रण की बात करें जैसे कि पीतल है, पीतल क्या है, एक तरीके से मिश्रण का उदाहरण है। पीतल तो ये धातु है, जिंक तो जिंक को बोलते हैं, जिंक का किसका उदाहरण है, मिश्र धातु का उदाहरण है। तो किसी विलयन का हम बात करें, किसी विलयन विलायक और विलय में होगा, यानी जिसको मिलाया, जिसमें मिलाया जाता है, विलायक जिसमें मिलाया जाता है, और विलय जिसमें ये मिलता है। जैसे कि मान लो हमने NaCl, दो तीन चीजें होती हैं यहाँ पर, विलायक और विलय। तो विलायक क्या होता है और विलय क्या होता है उसकी बात करें हम। विलय जिसमें हम मिला रहे हैं, और विलायक जिसको हम मिला रहे हैं। जैसे मान लो NaCl, हमने क्या माना, नमक, नमक को पानी में डाला, तो पानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, विलय, और विलायक क्या हो जाएगा, NaCl यहाँ पर हो जाएगा। तो विलयन का वह घटक जिनकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है, यानी विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है, जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है, उसे विलायक कहते हैं। तो जो भी यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में होता है, जो दूसरा घटक है, जैसे मान लो नमक है, पानी में मिला रहा है, तो दूसरा जल क्या है यहाँ पर ज़्यादा है, और नमक क्या है यहाँ पर कम है। तो जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है क्या कहलाता है, विलायक कहलाएगा, यानी उसको विलायक कहते हैं। विलयन का वह घटक प्राय कम मात्रा में होता है, और जो कम मात्रा में होता है उसे विलेय कहते हैं। यानी हम यहाँ पर कहें कि ये जो पानी और नमक में हम उदाहरण देखें, जैसे नमक और पानी का उदाहरण देखा हमने, तो पानी यहाँ पर कहलाएगा, नमक है ये कम मात्रा में है, तो कम मात्रा वाला क्या कहलाएगा, यहाँ पर कम मात्रा वाला, कम मात्रा वाले होते हैं उनको क्या कहते हैं, हम विलेय कहते हैं। तो यहाँ पर नमक कहलाएगा विलेय, और पानी, पानी क्या है, ज़्यादा मात्रा वाला है, क्योंकि जिसकी मात्रा दूसरों से अधिक होती है, यानी कि नमक से ज़्यादा है पानी की मात्रा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि पानी यहाँ पर क्या कहलाएगा, विलायक कहलाएगा। तो पानी विलायक है और नमक विलेय है। अब उदाहरण के लिए हम एक आध उदाहरण और देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि चीनी और जल का विलयन एक तरल घोल में ठोस का उदाहरण है। इसमें चीनी क्या है, विलेय है, यानी चीनी कम मात्रा में है, जो कम मात्रा में होगी वो विलेय। इसे हम याद कर रख सकते हैं इसको, जैसे विलेय है, विलेय कितने अक्षरों में आ रहा है, 3 अक्षरों में आ रहा है, इसका मतलब कम मात्रा में होगा। और कम मात्रा में क्या है, चीनी, तो चीनी क्या हो गया, विलेय हो गया, जल विलायक हो गया। इसी तरीके से हम देखें आयोडीन और एल्कोहल का विलयन, जिसे टिक्चर आयोडीन के नाम से जाना जाता है। एल्कोहल, उसके अंदर अल्कोहल पाया जाता है। तो आयोडीन और अल्कोहल का जो विलयन होता है उसको हम क्या कहते हैं, टिक्चर आयोडीन कहते हैं, टिक्चर आयोडीन के नाम से जाना जाता है। तो इसमें क्या होता है, आयोडीन कम मात्रा में होता है, इसलिए इसको विलेय कहते हैं, और अल्कोहल ज़्यादा मात्रा में होता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, अल्कोहल को विलायक कहते हैं। ज़्यादा वाले को विलायक और कम वाले को हम विलेय कहते हैं। एक और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि बात युक्त पेय, जैसे कि सोडा जल होता है, यानी ये पीने के लिए काम में लेते हैं हम, जो हम नॉर्मली पीते हैं, जैसे सोडा जल हम नॉर्मली पीते हैं, कोक इसका उदाहरण है, ये कोक इत्यादि तरल विलयन में गैस के रूप में है। खोलते हैं तो उसमें से गैस निकलती है एक बार में। तो ये यहाँ पर बताया गया कि जो तरल विलयन है वो किसके रूप में, ऑक्साइड गैस है वो विलेय है, और जल यहाँ पर विलायक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे लिखते हैं, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ये कम मात्रा में पाई जाती है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर विलेय होगी, और जल के अंदर मिलाई जाएगी तो जल यहाँ पर क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा, क्योंकि जल ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। चौथा उदाहरण हम देखें, जैसे वायु गैस में गैस का विलयन। तो वायु गैस में गैस का विलयन हम देखें, जैसे कि मुख्यतः दो चीज़ें, यहाँ पर दो घटकों से वायु मिलकर बनी होती है। वायु में जो ऑक्सीजन पाई जाती है वो कितनी पाई जाती है, 21% वायु में ऑक्सीजन पाई जाती है। नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन यहाँ पर 78% पाई जाती है। तो ये क्या है, दोनों ही अवयव हैं। दोनों अवयव कैसे हैं, दोनों ही क्या हैं यहाँ पर
गैस है, नाइट्रोजन भी गैस है और ऑक्सीजन भी गैस है। इसलिए हम वायु को क्या कहेंगे, सममांग हैं, क्योंकि इसमें गैस भी हमारी जो ऑक्सीजन भी है और नाइट्रोजन भी है, दोनों ही गैस हैं। ये जो मात्रा दिखा रखी है 21% और 78%, ये लमसम परसेंटेज है, यानी एग्जैक्ट परसेंटेज ये नहीं है, आसपास का परसेंटेज दिखा गया है। यानी ऑक्सीजन वायु में 21% पाई जाती है, नाइट्रोजन वायु में 78% पाई जाती है, और दोनों ही गैस होने की वजह से वायु क्या है, सममांगी मिश्रण है। अब बात करते हैं नाइट्रोजन की, कि नाइट्रोजन को वायु का क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। विलायक क्यों कहेंगे, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है वायु में, और वायु में दूसरी गैसें हैं, तो बाकी जो गैसें होती हैं उनको हम क्या कहेंगे, विलय कहेंगे। अब विलयन के गुण की बात करें, विलयन का गुण के पहला गुण क्या है कि विलयन एक सममांगी मिश्रण है, अवयव इसमें पाए जाते हैं। तो विलयन का एग्जाम्पल जैसे हमने वायु देखा था, तो वायु में दोनों गैसें मिल रही हैं, इसका मतलब ये गुण हो गया विलयन का कि विलयन एक सममांगी मिश्रण है। विलयन के एक कण में 1 नैनोमीटर, नैनोमीटर होते हैं 10⁻⁹, इसको बोलते हैं नैनो। तो यहाँ पर विलयन के एक कण में 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं, ये देखे जा सकते हैं। यानी विलयन के कणों को हम आंखों से नहीं देख पाते। क्यों नहीं देख पाते हैं हम विलयन के कणों को आंखों से, क्योंकि ये 1 नैनोमीटर की साइज के होते हैं, यानी कि बहुत ही छोटे होते हैं। अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरणों को फैलाते नहीं हैं। जो भी प्रकाश की किरण इनसे गुजरती है, तो उस प्रकाश की किरणों को ये क्या करेंगे, फैलाएंगे नहीं। यानी विलयन क्या करते हैं, अपने छोटे आकार के कारण अपने में से गुजर रही प्रकाश की किरणों को ये फैलाते नहीं है, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई दिया, क्योंकि वो फैलाएंगे नहीं तो प्रकाश का मार्ग हमें दिखाई नहीं देगा। अगला हम देखें कि छानने की विधि के द्वारा विलय के कणों को विलयन से पृथक नहीं किया जा सकता, क्योंकि कण बहुत छोटे छोटे होते हैं, 10⁹ मीटर, यानी कि नैनोमीटर में छोटे छोटे कण होते हैं। तो यहाँ पर छानने की विधि से हम उनको अलग अलग नहीं कर सकते। जैसे कि नमक को अगर हमने पानी में घोल दिया, उसके बाद में अगर पानी को छानते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि नमक के गुण उसमें ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि वो पूरी तरीके से मिल जाता है। तो इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि छानने की विधि के द्वारा विलय के कणों को विलयन में से पृथक नहीं किया जा सकता। विलयन को शांत छोड़ देने पर भी विलय के कण नीचे नहीं बैठते हैं। जैसे कि अगर हम नमक को शांत छोड़ देंगे पानी में मिला करके, तो फिर भी वो नमक है, वो क्या करेगा, पानी है, कड़वा ही रहेगा, यानी नमक का गुण उसमें रहेगा, वो अपने आप नीचे यहाँ पर नहीं बैठने वाले। अर्थात ये विलयन क्या होता है, विलयन एक स्थायी विधि है, यानी कि एक बार मिला दिया तो वो कड़वा ही रहेगा। नेक्स्ट हम देखें विलयन की सांद्रता। तो सांद्रता की बात करें यहाँ पर, जैसे क्रियाकलाप में हमने देखा था असमूह और वसमूह के साथ एक ही पदार्थ के विभिन्न आभाओं के रंगों के विलयन। हम जैसे कि 1 स्पून हमने क्या लिया था, 1 चम्मच हमने कॉपर सल्फेट लिया था, फिर 2 चम्मच हमने कॉपर सल्फेट लिया था, तो वहाँ से हमें विलयन की सांद्रता के बारे में जानकारी मिलेगी। हम लोग जानते हैं कि विलयन में पृथक पृथक मात्रा में विलायक और विलेयी पदार्थ होते हैं। विलयन में मौजूद विलेयी पदार्थों की मात्रा के आधार पर उसे तनु, सांद्र और संतृप्त घोल कहा जाता है। तनु और सांद्र तुलनात्मक शब्द हैं, यानी कि तुलना करने के लिए। तनु मतलब कम, सांद्र मतलब थोड़ा ज़्यादा, संतृप्त मतलब कि बैलेंस में। तो यहाँ पर हम बात करें क्रियाकलापों के अकॉर्डिंग, समूह ए द्वारा प्राप्त विलयन और समूह बे द्वारा प्राप्त तुलना में तनु है। तनु का मतलब कि जो ज़्यादा पतला हो, उसको लिए हम यूज किया गया है। जैसे कि यहाँ पर हम क्या करें, 2 पृथक पृथक बीकरों में 50 ml हम जल ले लेंगे। तो 2 बोतल ले ली हमने, और उन दोनों बोतलों में हमने क्या ले लिया, 50 ml जल ले लिया, यानी 50 मिलीलीटर जल ले लिया दोनों बोतलों के अंदर। क्या डाला है, नमक डाला है, नमक डाला है, दूसरी बीकर में चीनी डाली है। चीनी को हम क्या कह सकते हैं, चीनी को हम कह सकते हैं बेरियम क्लोराइड भी कह सकते हैं। तो चीनी का सूत्र क्या हो जाएगा, बेरियम क्लोराइड, यानी VaCl। ये चीनी का नमक। अब इनको अच्छी तरह मिला लेते हैं। जब विलेय पदार्थ ताप बढ़ाने के लिए बीकर को गर्म करते हैं, यानी कि जब मिल जाते हैं, नमक भी पानी में मिल जाएगा, चीनी भी पानी में मिल जाएगा,
लेकिन बाई चांस अगर नमक और चीनी है पूरी तरीके से जल में नहीं मिलते हैं, तो हम क्या करते हैं, इस बीकर को 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और बढ़ाएंगे, यानी कि 5 डिग्री सेल्सियस इसको गर्म कर देंगे ताकि ये अच्छी तरीके से मिल सके। 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा करके दोबारा से मिलाना स्टार्ट करते हैं। क्या किसी दिए गए ताप पर चीनी चेक करेंगे कि मान लो दोनों के अंदर 100 ग्राम क्या मिलाया गया है, नमक और चीनी मिलाई गई है। तो ये हम चेक करेंगे 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा करके कि क्या चीनी और नमक या फिर बोरियम क्लोराइड को जल में घोली गई मात्रा जो है वो बराबर है। किस तापमान पर उतना ही विलेय पदार्थ घुल सकता है जितना कि विलयन की क्षमता है। तो दूसरे शब्दों में हम कहें कि दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। तो उसको क्या कहेंगे हम, संतृप्त विलयन। यानी कोई तापमान है जिसमें विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता है, यानी पूरी तरीके से नहीं घुलता है, उस तापमान को हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे संतृप्त विलयन कहेंगे। यानी ऐसे विलयन संतृप्त विलयन कहलाते हैं जिनमें निश्चित तापमान पर भी यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता है तो वो कहलाएगा विलयन। और विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो उस ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है उसकी घुलनशीलता कहलाती है। यानी इतना ही कोई पदार्थ हो सकता है। जैसे अगर पानी में हम नमक मिला रहे हैं तो फिक्स है कि मान लो हमारे पास में क्या है, 1 लीटर पानी है, तो उसमें फिक्स होगा कि हम 2 लीटर, 3 लीटर, 5 लीटर या 6 किलो, 10 किलो जितना भी नमक है वो मैक्सिमम मिला सकते हैं। तो वो मैक्सिमम जो लिमिट होती है वो क्या कहलाती है, घुलनशीलता यहाँ पर कहलाती है। यानी इतना ही नमक यहाँ पर घुल सकता है। तो विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो किसी ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है उसकी घुलनशीलता यहाँ पर कहलाएगी। यदि एक विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम है तो इसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। यानी यहाँ पर कह सकते हैं कि मान लो 1 किलो पानी के अंदर 10 किलो क्या आ सकता है, नमक घुल सकता है। तो 10 किलो से अगर थोड़ा भी नमक कम रहेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, असंतृप्त विलयन कहेंगे। तो इसका मतलब बना सकते हैं कि एक विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम है तो वो असंतृप्त विलयन कहलाएगा। और यदि विलयन में विलेय पदार्थ की सांद्रता संतृप्त स्तर से कम है, संतृप्त विलयन कहते हैं। यानी कि ये परिभाषा होगी असंतृप्त विलयन की। और यदि आप किसी विशिष्ट ताप पर एक संतृप्त विलयन लें और उसे धीरे धीरे ठंडा करें तो क्या होगा, यानी कि हमने कोई संतृप्त विलयन लिया है, कोई फिक्स तापमान पर लिया है, अब उस तापमान को हम धीरे धीरे कम करते हैं तो क्या हो सकता है। तो इस क्रियाकलाप को हम कह सकते हैं कि एक निश्चित तापमान पर पृथक पृथक पदार्थों की विलयन क्षमता है वो अलग अलग होती है। विलायक की मात्रा क्या होती है, विलायक की मात्रा में द्रव्यमान अथवा आयतन दोनों चीजें आ जाती हैं। तो विलायक की मात्रा में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। यानी कितना विलायक है, विलायक के अंदर कितना विलेय घुल सकता है। तो विलायक की मात्रा में घुले हुए विलेय पदार्थों की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। और यहाँ पर 3 विधियों के बारे में चर्चा करेंगे जो विलयन की सांद्रता को दर्शाती है। पहली विधि क्या है, द्रव्यमान डिवाइड बाई विलयन के सांद्रता, यानी द्रव्यमान प्रतिशत हम निकाल सकते हैं। द्रव्यमान व विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत, यानी क्या कह सकते हैं हम, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान डिवाइड बाई विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। विलेय क्या होता है, जैसे कि जो कम होता है, जैसे नमक है, नमक का वजन और जल, विलयन का द्रव्यमान यानी जल का द्रव्यमान। जैसे कि हमने मान लो नमक लिया कितना, 5 kg नमक लिया और कितना जल लिया, 1 लीटर जल लिया। तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 5। यानी कि यहाँ पर द्रव्यमान या द्रव्यमान का जो प्रतिशत आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 5। यानी विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, कितना वजन है विलेय पदार्थ, जो पदार्थ हम मिला रहे हैं उसका कितना वजन है, यानी विलेय पदार्थ का द्रव्यमान डिवाइड बाई विलयन का द्रव्यमान, यानी जिसमें हम मिला रहे हैं उसका कितना वजन है, इंटू 100। ये कहलाएगा द्रव्यमान प्रतिशत। इसी तरीके से आयतन प्रतिशत की बात कर सकते हैं कि विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, ऊपर तो फिक्स रहेगा कि विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, अगर आयतन प्रतिशत निकालना है तो नीचे आ जाएगा विलयन का आयतन, तो इंटू 100, तो ये हो जाएगा हमारा आयतन प्रतिशत। तो द्रव्यमान प्रतिशत निकालना हो तो नीचे आ जाएगा सिर्फ विलयन का द्रव्यमान। अगर हमें द्रव्यमान की जगह आयतन निकालना है तो नीचे सिर्फ चेंज होगा, विलयन का आयतन हो जाएगा, बाकी सूत्र यहाँ पर सेम रहेगा। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, तीसरा मेथड यहाँ पर क्या दे रखा है, आयतन प्रतिशत, यानी विलयन के आयतन
का आयतन प्रतिशत, यानी दोनों ही इसमें आयतन आएंगे, विलेय का भी आयतन आएगा और विलयन का भी आयतन आएगा इंटू 100। तीन विधियां कौन कौन सी हैं? एक में तो हमने बात करी है द्रव्यमान की, यानी कि दोनों क्या रहते हैं, द्रव्यमान रहते हैं, आ जाता है, और एक में दोनों का आयतन आ जाता है यहाँ पर। तो ये तीन विधियां हैं जो यहाँ पर पदार्थ की सांद्रता बताने के लिए काम आती है। जैसे कि एक उदाहरण ले लेते हैं हम, एक विलयन के 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलेय है, तो विलयन की सांद्रता ज्ञात करिए। तो कम क्या है उसको ऊपर रख देंगे, कम यहाँ पर जैसे कि पहले तो द्रव्यमान निकालना होगा, तो हमें क्या निकालना है, विलयन की सांद्रता, और यहाँ पर क्या दे रखा है 320 ग्राम, ग्राम दे रखा है, इसका मतलब द्रव्यमान दिया हुआ है। तो द्रव्यमान के अकॉर्डिंग हम देखेंगे विलेय पदार्थ, विलेय क्या है जो कम मात्रा में है, कम मात्रा में क्या है यहाँ पर नमक, तो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान आ गया 40 ग्राम, ज्यादा मात्रा में क्या है जल, तो जल का द्रव्यमान आ गया यहाँ पर 320 ग्राम। तो द्रव्यमान हम निकाल सकते हैं, यानी विलयन का द्रव्यमान। तो विलयन का द्रव्यमान अगर हम जल में नमक मिला देते हैं तो दोनों का द्रव्यमान जुड़ेगा, जल का द्रव्यमान भी जुड़ेगा और नमक का द्रव्यमान भी जुड़ेगा, तो दोनों को हम जोड़ देंगे, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान, तो ये हो जाएगा 360 ग्राम। ये किसका हो गया, विलयन का द्रव्यमान हुआ है 360। अब प्रतिशत हमें निकालना है, तो सबसे पहले हमें विलेय का द्रव्यमान पता होना चाहिए। विलेय का द्रव्यमान कितना है, 40 डिवाइड बाई विलयन का द्रव्यमान, हम सांद्रता निकाल सकते हैं ऐसे कि कोई भी पदार्थ में अगर हमें विलयन दे रखा है, विलेय दे रखा है, तो हम सांद्रता आराम से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं निलंबन क्या है, यानी निलंबन की बात करें तो यहाँ पर जैसे क्रियाकलाप 2.2 हमने देखा था, उसमें समूह लिया था सह, समूह सह के अंदर हमने क्या लिया था, चूर्ण लिया था, किसका, चौक का चूर्ण हमने लिया था समूह सह के अंदर। तो समूह सह के द्वारा पाया गया कि बिस्मांगी घोल जो ठोस द्रव में परिक्षेपित हो जाता है क्या कहलाता है, निलंबन कहलाता है। तो हम जैसे विलयन में तो हमने लिया था सममांगी मिश्रण, लेकिन निलंबन में हम लेते हैं विस्मांगी मिश्रण, क्योंकि विस्मांगी घोल में जैसे कि चौक का चूर्ण है वो विस्मांगी मिश्रण बनाएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि विस्मांगी घोल जो द्रव में क्या हो जाता है, परिक्षेपित हो जाता है, निलंबन कहलाता है। निलंबन क्या है, एक विस्मांगी मिश्रण है जिसमें विलेय पदार्थ कण घुलते नहीं हैं, अपितु माध्यम की समष्टि में क्या हो जाते हैं, निलंबित रहते हैं, और ये निलंबित कण आंखों से देखे जा सकते हैं। तो यहाँ पर निलंबन प्रक्रिया में जो कण हैं उनको हम आंखों से देख सकते हैं, जबकि विलयन में हम उनको आंखों से देख नहीं सकते थे।